This conference will now be recorded. ठीक है. So today we'll check about password policy, how to fetch reports and MFA. I remember ये तीनों चीजें आपका रहता था. ठीक है, तो एक बार ये कर लेते हैं. देखते हैं. ओके. तो फर्स्ट स्टेप इज, एक बार ये कर लेते हैं, हाउ टू सेट अप पासवर्ड पॉलिसी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो कभी भी आप जब यूज करते हो AWS का या एक्टिव डायरेक्टरी या कोई भी आप इस तरीके से यूज करते हो सर्विस को, जहाँ पे आप यूजर मैनेजमेंट करते हो, राइट, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ता है पासवर्ड पॉलिसी सेट करने की. तो यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी सेट करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है एंड आप पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हो. ठीक है. तो पासवर्ड पॉलिसी आपको मिल जाता है अगर आप जाओगे अकाउंट सेटिंग्स में. ठीक है. अकाउंट सेटिंग्स में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको पासवर्ड पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है. पासवर्ड पॉलिसी में क्या है, पासवर्ड पॉलिसी आपने देखा होगा कि आप चाहते हो कि भाई मेरे जो यूजर्स का पासवर्ड है वो इतनी मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करें. ठीक है. तो ऐसी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो. इसके लिए क्या करना है आपको, चेंज पासवर्ड पॉलिसी. सो अकाउंट सेटिंग्स में जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर आपके पास चेंज पासवर्ड पॉलिसी का ऑप्शन आएगा. इसके थ्रू आप ग्लोबली सारे यूजर्स के लिए आप पासवर्ड सेट कर सकते हो. अभी अगर आप देखोगे तो मैंने इसको सिंपल ही रखा हुआ था, इसमें बाय डिफॉल्ट यही है. और ये 8 कैरेक्टर्स की है पॉलिसी, मतलब आपका जो मिनिमम कैरेक्टर्स है 8 कैरेक्टर होना चाहिए. जितने में मैं आपके पासवर्ड सेट कर रहा हूँ वो 8 कैरेक्टर्स के कर रहा हूँ. तो 8 प्लस कर रहा हूँ तो वो आपके पासवर्ड सेट हो रहे हैं. अगर मैं उससे ज्यादा कम करूंगा तो नहीं होगा. बाकी नॉर्मली यही कंडीशंस रहती हैं कि भाई प्रीवेंट पासवर्ड रीयूज, है ना, पासवर्ड आपके कितनी बार रीयूज से अवॉइड करना है. ठीक है. तो लास्ट टाइम कितने पासवर्ड को रिमेम्बर रखें, तो 5 पासवर्ड 5 टाइम्स या जो भी आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो. इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर, वो आप सेट कर सकते हो. या पासवर्ड एक्सपायरेशन पीरियड सेट कर सकते हो कि कितने टाइम में पासवर्ड एक्सपायर हो. पासवर्ड एक्सपायरेशन हो गया, अगर किसी ने पासवर्ड एक्सपायर कर दिया और आप चाहते हो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही रीसेट कर पाए. पासवर्ड रीसेटिंग दो साइड होती है ना, एक यूजर साइड होती है, एक्सपायरिंग का मैसेज आ रहा है, यूजर रीसेट कर सकता है. अगर आप चाहो तो उस पर भी ऑप्शन लगा सकते हो कि अगर एक्सपायर हो गया तो सिर्फ आप ही कर पाओ. अलाउ यूजर टू चेंज देयर ओन पासवर्ड. ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. और अल्फा न्यूमेरिक कंडीशंस अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो कि लोअर केस होना चाहिए या एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए. ऐसी सेटिंग्स कर सकते हो. ठीक है. तो सिंपल सेटिंग्स है. आई थिंक ये क्लियर होगा, राइट. बट ऐसी पासवर्ड पॉलिसी जो भी आप लगाओगे इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स. तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आप सेट करो एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स आप सेट करोगे एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स. क्लियर है जी, कोई डाउट पासवर्ड पॉलिसी में? यस, नो, मे बी. This जल्द. this includes root user also, Prashant, or root user excluded? रूट यूजर ऑल्सो, सेम फॉर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. रूट ऑल्सो. Okay. ठीक है. चलो. हम्म, 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 हम्म. हाँ नहीं यार, आपका ये जो रूट यूजर्स के लिए है, रूट यूजर पर एप्लीकेबल नहीं होगा. आई थिंक क्योंकि रूट यूजर का जब आप अकाउंट बनाते हो ना तो वो आप फर्स्ट टाइम बनाते हो, राइट, दैट टाइम आपके पास कुछ ऐसा पासवर्ड पॉलिसी सेटअप नहीं होता. तो उसके लिए नहीं होगा ये. सॉरी, माय फॉल्ट. ठीक है. तो Okay. रूट यूजर होता है तो वो आपका लॉगिन अकाउंट होता है जो फर्स्ट टाइम आप सेट करते हो. उसमें आप पासवर्ड पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं करते हो. इट इज फॉर आई एम यूजर्स के लिए जो आपको चलेगा. ठीक है. माय फॉल्ट, सॉरी. Aisa, तो can we set policy for a specific group, a specific group users separately, differently? नहीं, दैट्स व्हाट, कि ये जो भी आप सेट करोगे ऐसा नहीं कि किसी ग्रुप के लिए आप डिफरेंट पॉलिसी सेट कर पाओ. ऐसा सपोर्ट नहीं करते. व्हाट दे आर सपोर्टिंग,
जो भी होगा वो सारे यूजर्स के लिए एप्लीकेबल, तो वो Okay. वही सेम रहेगा। ठीक है, तो वन थिंग दैट, ठीक है। दूसरा चीज आता है हाउ टू फैच रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट फैचिंग क्या होता है, आपके पास होगा क्या, ओवर द टाइम नंबर ऑफ यूजर्स काफी हो जाएंगे, राइट। ओवर द टाइम जब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स काफी हो जाएंगे तो आपको चाहिए उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि भाई किसका पासवर्ड कब लास्ट टाइम एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, कितने पासवर्ड एक्सपायर हो चुके हैं, कौन सा पासवर्ड कब लास्ट टाइम लॉगिन हुआ था, मेरे अकाउंट में कितने यूजर्स हैं टोटल, राइट। इस तरीके की चीजें आपको चाहिए। तो फॉर दैट दे हैव मेड थिंग सिंपल, उन्होंने एक क्रेडेंशियल रिपोर्ट बना दिया। क्या बना दिया, क्रेडेंशियल रिपोर्ट बना दिया। तो यू कैन यूज द क्रेडेंशियल रिपोर्ट फीचर, और क्रेडेंशियल रिपोर्ट के थ्रू आप अपने सारे यूजर्स के डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्रेडेंशियल रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आपके पास जितने भी यूजर्स हैं एंड यूजर्स के, उसको आप यूज कर सकते हो, फाइल वगैरह डिटेल सारी आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन फाइल करूंगा, तो अभी अभी के केस में मेरे पास कितना है, ये सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे यूजर्स मेरे फॉलो हो रहे हैं, और अगर मैं इनकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं डिटेल देख सकता हूँ, काफी डिटेल में डिटेल मिलती है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल सेक्शन है। ठीक है, तो देखो एडमिन मनप्रीत, जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए हैं, कब हुए हैं, क्रिएशन टाइम है, पासवर्ड एनेबल्ड है या नहीं है, कब लास्ट टाइम पासवर्ड यूज हुआ, कब लास्ट टाइम चेंज हुआ, कब रोटेशन ड्यू है, एमएफए एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो किसी भी अकाउंट में अभी एमएफए एक्टिव नहीं है, तो दिखा रहा है। ठीक है, एक्सेस की कितनी बनाया है, ठीक है, कितनी एक्सेस की है, तो मेरे पास एक्सेस की 1 है, एक्सेस की 1 ही है इसमें। ठीक है, इस किस रीजन में यूज हो रही है, अब डिटेलिंग देखो कितने रीजन में यूज हो रही है, सर्विस ने लास्ट यूज किया था। ठीक है, किसी की अगर एक्सेस की 2 यूज हो रही है तो वो भी बताएगा, एक्सेस की 3 यूज हो रही है तो वो भी बताएगा। ठीक है, और रोटेशन अगर किसी की ड्यू है तो वो भी बताएगा आपको। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर तुमने पासवर्ड एक्सपायरी सेट कर रखी है तो वो भी बता देगा कि कब आपको उसको चेंज करना है। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, क्रेडेंशियल रिपोर्ट आप यूज कर सकते हो। अब जो हमारा टॉपिक है एमएफए, तो आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है, एमएफए हर किसी के लिए चाहिए। किसी भी कंपनी में सबसे पहले जाओगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन होती है एक चीज, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ओवरव्यू के हिसाब से चाहिए होता है। कभी भी किसी भी कंपनी में जाओगे, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक्सेस आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे अकाउंट्स आप मैनेज करते हो और वो एक लैंडिंग जोन होता है। बट थोड़ा एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे ऑन द लेटर स्टेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरव्यू बता देता हूँ, आपके पास क्या होता है, एक सिंगल अकाउंट होता है, सिंगल अकाउंट होता है। जैसे लास्ट टाइम भूपिंदर ने बोला था कि आपके पास सपोज करो एक डेव अकाउंट है, ठीक है, एक प्रॉड है, एक क्यू है, एक प्रॉड अकाउंट है, इस तरीके से मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं। आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स को मैनेज कर सकते हो वाया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वाया एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन यू कैन मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। तो इसमें क्या होता है, आप इसकी बिलिंग जो है, तो आप क्या करते हो, एक लैंडिंग जोन बना देते हो, जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें आप रिसोर्सेज नहीं रखते नॉर्मली, जिसको सिर्फ आप बिलिंग के लिए यूज करते हो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो ना, तो ये आपको एक मिलता है सेटअप, एक अभी जो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको एक प्राइमरी अकाउंट मिलेगा जिसमें एक बिलिंग ही होगा, वहां पे सिर्फ बिलिंग की डिटेल्स ही दिखेंगी। ठीक है, सिंगल अकाउंट होगा, और ये क्या होगा, ये एक तरह से मास्टर होता है, ये मास्टर होता है, प्राइमरी अकाउंट होता है। ये आपके जो जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, या जो आपकी मतलब डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी यूजर्स हैं, जो सिर्फ बिलिंग का काम देखते हैं, उनके पास ये लैंडिंग जोन का एक्सेस होता है, वो नॉर्मली टेक्निकल पीपल्स के पास नहीं होता है। और डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी।
ठीक है। तो उसके बाद इन सारे अकाउंट से आपके सेकेंडरी अकाउंट्स लिंक हो जाते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी अकाउंट से सारे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी सारे अकाउंट्स आपके लिंक हो जाते हैं। तो आपने एक डेव एनवायरनमेंट है, क्यूए, प्रॉड है, इन सबके अलग अलग अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सबकी बिलिंग कहाँ पे कंसोलिडेट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसोलिडेट होके आ जाती है आपके पास। तो आप सेपरेट भी देख सकते हो यहाँ पे और कंसोलिडेट भी देख सकते हो। उसके बाद आप एससीपी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब पॉलिसीज लगा सकते हो। सपोज करो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और आप एससीपी बना सकते हो। एससीपी में आप रूल सेटअप कर सकते हो जो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि रूट यूजर पे एमएफए, रूट यूजर आपका एक्टिव ना हो। ठीक है, आप चाहते हो कि रूट यूजर आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहे, तो आप ऐसा एक एससीपी बना सकते हो, उसके अंदर आप सेट कर सकते हो। आप पासवर्ड पॉलिसी सेट करना चाहते हो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे अकाउंट्स के लिए, तो आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से जब सिस्टम वाइड हमें या मल्टीपल अकाउंट वाइज हमें कुछ पॉलिसीज लगानी होती है तो हम ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो यही दो प्राइमरी यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें एक प्राइमरी अकाउंट बना के उसके अंदर हम जितने भी सेकेंडरी अकाउंट है वो ज्वाइन कराते जाते हैं। ठीक है, और उनकी बिलिंग हम एक ही लेवल पे देख पाते हैं। तो ये आपका हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हाँ, मैं बात कर रहा था एमएफए की। तो कंपनी स्टैंडर्ड है आपका अभी एमएफए। तो होता क्या है कि आप, एमएफए की फुल फॉर्म है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। होता क्या है कि कभी भी आप अभी अकाउंट में लॉग इन करते हो तो आप सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं करते, आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको बोलते हैं एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड लेयर के साथ में आपके पास जो अभी नॉर्मली कंपनीज यूज कर रही हैं वो यूज कर रही हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशंस। तो देर आर नंबर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर, जियो मोबाइल, और भी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये सब क्या करती हैं, ये एक वर्चुअल डिवाइस है, वर्चुअल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे और जब आप लॉग इन करोगे तो आपके डिवाइस पर एक कोड सेंड करेंगे। ठीक है, उस कोड को आपको पुट करना पड़ेगा जब आप लॉग इन करते हो। लॉग इन करने के बाद जब आप उस कोड आपके मोबाइल पर आएगा तभी आप लॉग इन कर पाओगे अगर आप उस कोड को डालते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी। एक तो पासवर्ड आपका है ही, पासवर्ड आने के बाद भी आपके पास कोड आएगा, तो अगर कोई इनवैलिड अटेम्प्ट होता है तो वो आपको पता लग जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि हम लोग नॉर्मली हर अकाउंट पे एमएफए एनेबल करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर एमएफए एनेबल करना है तो कैसे करोगे, एमएफए एनेबल करने के लिए तो एमएफए एनेबल करना है तो क्या करोगे, रूट अकाउंट के लिए एनेबल करना है तो ऐड एमएफए कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमएफए करोगे तो यहाँ पे आपका यूजर अकाउंट पे एमएफए एनेबल हो जाएगा। सेम केस में जब आप यूजर पे करते हो तो यूजर से अकाउंट से लॉगिन करके आप एमएफए एनेबल कर सकते प्रशांत, लास्ट टाइम मैं एक बोला था ना कि ऑल यूजर्स को मैंडेटरी एमएफए करना है, बोलता कैसे करना है, बोलता फर्स्ट लॉगिन में एमएफए सेटअप करना है। हो। ऑल यूजर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, यही था ना आपका, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करोगे। मैं आपको हाँ, वीडियो शेयर, फर्स्ट लॉगिन में ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट लॉगिन होता है ना उसका वही टाइम पे वो एमएफए मैंडेटरी भी करना है। हाँ हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, आई विल शेयर वन वीडियो फॉर यू। तो वो कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करोगे उसको। आई विल शेयर द लिंक, डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। ओके प्रशांत। ठीक है, तो एक्टिवेट एमएफए करोगे, डैशबोर्ड में गए, एक्टिवेट एमएफए का ऑप्शन आया, एक्टिवेट एमएफए किया। अब उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, आप चाहो तो हार्डवेयर डिवाइस भी यूज कर सकते हो। तो हार्डवेयर डिवाइस में आपके पास एक बॉक्स डिलीवर हो जाएगा और
कोड जो है वो उस पर आएगा, इतना ही डिफरेंस है। एप्लीकेशन की बजाय कोड जो है उस हार्डवेयर डिवाइस पे आएगा। बट हार्डवेयर डिवाइस का कॉस्ट लगता है, तो नॉर्मली कंपनीज ने, और उसको मैनेज भी करना पड़ता है, राइट। तो नॉर्मली कंपनीज ने अभी मोबाइल के साथ ही लिंक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वर्चुअल एमएफए डिवाइस आप चूज करोगे, और एक मैं लिंक ओपन कर देता हूँ न्यू विंडो में। वर्चुअल एमएफए डिवाइस मैंने चूज किया, मैंने क्लिक किया कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो ये सारी लिस्ट ऑफ कंपेटिबल एप्लीकेशंस है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं, एप्लीकेशन देख लो कौन कौन सी सपोर्ट करती हैं। इनकी अगर आपको कॉस्टिंग वगैरह देखनी हो, तो हार्डवेयर डिवाइस की क्या कॉस्टिंग चल रही है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। वर्चुअल डिवाइस फ्री है, ठीक है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हाँ जी, ऑथी में बता रहा था, हाँ ऑथी है। तो एंड्रॉयड के लिए और अब तो आईफोन के लिए, दोनों के लिए सेम एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गई हैं। ऑथी है, डुओ मोबाइल है, लास्ट पास ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, और सिमेंटिक वीआईपी है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो एडब्ल्यूएस सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद अब जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, और वहां पे क्लिक करना है ऐड अकाउंट पर। ऐड अकाउंट क्लिक करोगे तो आपके पास कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा, और कोड स्कैन करने के बाद आपने यहाँ पे शो क्यूआर कोड करो, और इस कोड को स्कैन कर लो, ठीक है। प्रशांत, क्वेश्चन है एक। हाँ जी। ये जो अभी आपने शो किया कि मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो ये एप्लीकेशन तो हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि हमें कौन सी एप्लीकेशन चूज करनी है, या ये क्लाइंट लेवल पे डिसाइड होगा? मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मैं समझा नहीं, मल्टीपल हाँ, एप्लीकेशंस जैसे कैसे? अभी ये है कि ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट भी, गूगल भी है, और भी चार पांच एप्लीकेशन यहाँ पे थी, तो ये तो अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ हाँ हाँ, कि मतलब आपको कौन सी एप्लीकेशन चूज करनी हाँ, है। भूपेंद्र ये भाई एक ही भूपेंद्र भाई application- भूपेंद्र भाई, सपोज जैसे हमारे अकाउंट में अभी गूगल, हमारे अकाउंट में बोला गया एमएफए करने के लिए हमें, ठीक है। तो हमने जैसे सबने, किसी ने डुओ यूज करा है, किसी ने गूगल करा है, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट करा है। तो तुम्हें एमएफए करना है। इट्स नॉट, इट्स जस्ट उनको इन्फॉर्म करना है कि वी हैव सेट अप एमएफए। अब ये डिपेंड करता है, वो बाई चांस कहते हैं तुम्हें कि तुम जैसे कोई पर्टिकुलर करवाना चाहते हो, तो वो उनके हाथ में है। बट अगर वो कहते हैं, अगर तुम जैसे अपने आप को बोलते हो ना कि वी वांट टू, हमने हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, तो हम एमएफए अपना कर लिया है सेटअप माइक्रोसॉफ्ट, वो डिपेंड करता है कैसे होगा। दैट्स इट। वही 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 मेरा क्वेश्चन है कि अगर हाँ, मैं मतलब फोर्सफुली इन्फोर्स करना चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ही करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट का तू ऑथेंटिकेटर डाल लो, नो इश्यूज विद दैट। एमएफए एक, यार एमएफए क्या है, तुम्हें क्रेडेंशियल्स देने हैं, स्कैन यहाँ से करना है, तुम्हें कोड डाल के ही एमएफए देना है। दैट्स इट। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम जैसे मोंटी, कोई यू भी यूज डिडंट कर गेट लो। माय क्वेश्चन। यू हाँ डिडंट गेट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं क्लाइंट लेवल पे क्या कर रहा हूँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर्वर लेवल पे क्या फोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो प्रशांत में ही बताएंगे फिर। मैं वही पूछ रहा हूँ। ओके। ठीक है गाइस। तो अच्छा है, हेल्दी डिस्कशन था, है ना। इस तरीके से डिस्कशन होते रहना चाहिए, तो क्लासेस इंटरेक्टिव रहती है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, तो उस पे आप सही कह रहे हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर को लिमिट लगाना चाहो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो फोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे करेक्ट। हैं। पर्टिकुलर क्योंकि मैं लगाना अगर चाहता हूँ कि मेरा चाहते एक स्टैंडर्ड रहे कि मैं तो माइक्रोसॉफ्ट से ऑथेंटिकेट कराऊं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपकी उसमें तो रिक्वायरमेंट। फिर अब क्लाइंट क्लाइंट में तो ओपन नहीं रहेगा ना, वो यूजर को मैं ओपन नहीं करना चाहता कि किसी से भी करता रहे। इससे मेरे लिए भी कंफ्यूजन रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए भी दिक्कत रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही ऑथेंटिकेटर रहे मेरा। तो वो हम कहाँ पे मतलब सेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, के लिए आप क्या यूज करोगे? हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, और एक एससीपी
सेटअप कर दोगे कि भाई हम यही डिवाइस को फिक्स करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप पॉलिसी सेट कर सकते हो। इसका लिंक मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है क्योंकि हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ा इसका ट्राई करने का, लेकिन इसका लिंक मिल जाएगा, आई शेयर दैट। चलो फिर देखते हैं इसको। है ना, तो दो दो पॉइंट होगा आज के, एक रखते हैं। आपका पॉइंट था शिनू का पॉइंट था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। शिनू, आपकी क्या क्वेरी थी? आई जस्ट फॉरगेट। So we need to set up all users to mandatory configure MFA on their first login. हाँ, कॉन्फ़िगर एमएफए फर्स्ट, राइट, कॉन्फ़िगर एमएफए और फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। एंड सेकंड हमारा हो गया डिवाइस को। डिवाइस को आप सेट कर सकते हो, आंसर इज यस। आप फोर्सफुली उसको चाहो तो यस कर सकते हो, वो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो एमएफए हो गया आपका फिक्स वन डिवाइस एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारे दो दो पॉइंट्स हैं, तो इसको कर लेंगे। और चलो, इतना क्लियर हो गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब बाकी सारी चीजें क्लियर हैं जो मैंने पॉइंट कराए, क्योंकि वो पॉइंट जरूरी हैं, आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, राइट, प्रैक्टिकली काम करने के लिए। बाकी तो आप एक्सप्लोर कर लोगे। तो यहाँ पे आपको कोड स्कैन करने के बाद आपके पास दो कोड होंगे, एमएफए कोड आपके पास आएंगे, ठीक है। वो दो कोड आप पुट करोगे, असाइन एमएफए करोगे एंड डन, ठीक है। उसके बाद आप जब लॉग आउट करके जब लॉग इन करोगे तो आपके पास पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो इफ एनीबडी वांट टू ट्राई, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास मतलब दोबारा कर, मतलब मेरे पास करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिकली करोगे तो बेटर है। तो यू आर कंफर्टेबल, और आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो बताओ। यस नो मे बी, या मैं ही करके दिखाऊं? ये एमएफए का गुड। वी आर गुड, एमएफए राइट, को, या वी आर गुड, ठीक है। सो नाइस। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अभी हमारे पास हमारा जो एक टारगेट रहता है, तो मुझे वो टारगेट कंफर्म करना है। तो एनीबडी हैव एनी चैलेंज इन हाउ टू क्रिएट यूजर्स ग्रुप एंड रोल्स, एटलीस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया, ठीक है, तो यूजर ग्रुप रोल्स क्रिएट कर सकते हो? यस, नो फॉर श्योर। ठीक है। AWS कमांड लाइन एक्सेस कर सकते हो? AWS कमांड लाइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके AWS कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो? ठीक है। व्हाट इज पॉलिसीज? अगर परमिशंस अटैच करनी हो, ठीक है, मान लो किसी को S3 की परमिशन देनी है, या किसी को सिर्फ आपको EC2 की देनी है, या किसी को VP से रिलेटेड परमिशन देनी है, या कुछ कस्टमाइजेशन भी करना है कि भाई जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, S3 के अंदर हम एक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्शन की परमिशन मिले, ठीक है। तो वो कर सकते हो। पॉलिसी समझ में आया? हाँ, अंडरस्टैंडिंग है। आई डिड वंस बट आई थिंक नीड प्रैक्टिकल करना मोर। बाकी है। हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देखो करोगे तो आपके पास क्वेरीज भी आएंगी, प्रैक्टिकल करोगे तो होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी अगर क्लियर है तो एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ ये है। प्रैक्टिकल तो देखो, आप प्रैक्टिकल करो, सिनारियो लेके आओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, आई एम हैप्पी टू गो थ्रू इट, राइट। तो वो है, बट हाँ, आप पॉलिसीज में कस्टमाइज एक्शन अपना सेटअप कर पा रहे हो, ठीक है। आप पॉलिसीज कैसे अटैच करनी है, एक पॉलिसी अगर बन गया तो आप यूजर ग्रुप रोल के साथ कैसे अटैच करोगे? आई थिंक ये तो क्लियर ही है, सिर्फ पॉलिसी अटैच करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, अटैच हो जाएगा, राइट। हाउ टू एनेबल, अंडरस्टैंडिंग है। हाउ टू यूज IAM पॉलिसी, कस्टमाइज पॉलिसी, कस्टमाइज पॉलिसी बना लोगे। Yeah, हाउ done. ओके, हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज अकाउंट लिंक, ठीक है। हाँ, कस्टमाइज अकाउंट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप IAM के लिए काम करते हो तो आप चाहते हो कि अपनी अकाउंट का
जो आपका एक डैशबोर्ड बने, वो आपसे कंपनी कह सकती है कि भाई हमें एक पर्टिकुलर कस्टमाइज लिंक चाहिए। तो वो कस्टमाइज लिंक कैसे बनेगा, क्लियर है? साइन इन यूआरएल जो होता है, जो सबसे प्राइमरी चीज है कि आप लॉगिन करोगे तो आपने अपने अकाउंट में कैसे लॉगिन करोगे। एनीबडी मुझे बता सकते हो क्विकली कि कैसे, कहाँ पर है वो ऑप्शन? गाइस, क्विक क्विक क्विक। मैं अगर डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ पे साइन इन यूआरएल अगर मैं कस्टमाइज बनाना चाहता हूँ तो कैसे सेट कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? एडिट में जाके बता दो। राइट साइड में दिख रहा है ना, On the right साइन इन side, ठीक है, यूआरएल प्रसाद इलियास में, यूजर। इलियास के नीचे। एलियास के नीचे, राइट? तो ये आपको साइन इन यूआरएल हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ से आपको कस्टमाइज लिंक, आपका अकाउंट का लॉगिन लिंक मिलेगा, ठीक है? ओके। हाउ टू सेट अप पासवर्ड पॉलिसी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? कर सकते हो? कोई डाउट है? नहीं प्रशांत भाई, ओके। एंड अगर आपको यूजर अकाउंट की क्रेडेंशियल रिपोर्ट लेनी हो तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट? राइट, सिंपल ऑप्शन है वो। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं, तो ये टारगेट्स हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, राइट? नाउ गाइज, आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लो। अंडरस्टैंडिंग हो गया तो इतना मुझे श्योरिटी है कि मतलब आप कहीं भी जाओगे तो आप वो कर लोगे, राइट? बट अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ये हमेशा आपको ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? तो ये एक है मेरा पॉइंट कि आप ये करना शुरू कर दो अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है गाइस, सो आईएम में इतना ही था, और आईएम के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक में आई हैव राउट 53 एंड वीपीसी। तो प्रशांत, इसमें क्लाउड फ्रंट का भी है क्या हमारा इसमें, या ऑलरेडी हो चुका है, या नहीं करेंगे? नहीं, क्लाउड फ्रंट है इसमें। ये जब एप्लीकेशन अच्छा, करेंगे तो विल कवर फ्यू सर्विस लाइक इलास्टिक बिनस्टॉक, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फॉर्मेशन, एसएनएस, एसईएस, क्लाउड ट्रेल, एसक्यूएस, एसडब्ल्यूएफ, किनेसिस, ठीक है ठीक ये व्यू है इनके, लैम्डा, स्नोबॉल, काफी कुछ है इसमें। है। ओके, एथीना भी एक सर्विस है ना, वो भी है? एथीना एक्चुअली डेटाबेस की सर्विस है, डेटाबेस एनालिसिस के लिए है। तो उसका सिर्फ इतना यूज होता है कि आप ओवरव्यू एक चाहिए तो आई विल चेक कि अगर हम उसका क्वेरी करना ओवरव्यू, होगा। बट बेसिकली वो डेटा एनालिसिस के लिए अच्छा है। अच्छा। अगर एग्जाम में कभी भी आएगा ना, तो एग्जाम में सिर्फ इतना आता है कि अगर आपको डेटाबेस है, आपका S3 ओके ओके। डेटाबेस है और आपको एनालिसिस करना है तो कौन सी सर्विस यूज करोगे, बस इतना क्वेश्चन आता है उसका, उसका कोई और क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है? तो वो एथीना है। आई विल चेक कि अगर ओवरव्यू हम ऐड कर सकते हैं, है ना? श्योर श्योर श्योर। एक्चुअली हम लोग भी अभी ट्राई कर रहे हैं अकमाई से क्लाउड फ्रंट पे माइग्रेट करने के लिए, तो ये सारी सर्विसेज को यूज करेंगे, तो बस ओवरव्यू के लिए। हाँ ठीक है हाँ, ये आप यूज करोगे ना तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि काफी सारे उसमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो एक्सप्लोर तो मतलब काफी कुछ हो सकता है। ये पास सर्विसेज का बहुत एग्जाम, कुछ हो सकता हाँ, तो उसमें है। बहुत कुछ हो सकता है। बट आई विल पुट यू ऑन दैट पॉइंट कि भाई आप वहां से काफी सारी चीजें, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट एक्चुअली यूज क्यों करना है, राइट? अगर आपको यही पता है कि क्लाउड फंड का पर्पस कैसे है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिक बिनस्टॉक, फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? कुछ यूज केसेस होते हैं जहाँ पे आपको क्लाउड फंड यूज करना है, कुछ यूज केसेस हैं जहाँ पे आपको इलास्टिक बिनस्टॉक करना है, और देन यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग, क्योंकि एवरी सर्विस, अभी क्लाउड ना काफी वास्ट हो चुका है। एवरी सर्विस हैज लॉट ऑफ थिंग्स इनटू डिटेल्स आल्सो। मतलब आप इसको सीएलआई के थ्रू भी कर सकते हो, फिर क्लाउड फ्रंट, कोई भी बहुत मतलब अलग अलग है, लेकिन आपको जो पर्पस है हमें सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा कवर करना, ठीक है? आई विल ट्राई टू कवर एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट आल्सो, और एथीना देखता हूँ मैं, अगर एथीना कवर हो सकता है, ठीक है? तो आज एक काम करें, राउट 53 रहता था, तो राउट 53 स्टार्ट कर लें और उसके बाद विल कम अपॉन वीपीसी।
तो आपका काफी कुछ अभी मतलब हो जाएगा। अभी EBS EC2 स्टोरेज हो गया, सर्वर्स और स्टोरेज हो गया है ना, और आपके पास हो गया है यूजर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, 3 चीजें आप लोग कर चुके हो। राउट 53 स्टार्ट कर लें। क्या भी? यस श्योर। चलो, तो राउट 53 करते हैं आज। ओके, राउट 53 थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट है कि चार्जेबल सर्विस है। राउट 53 जो है आपका चार्जेबल सर्विस है, इसमें आपका चार्ज लगता है थोड़ा सा, नॉमिनल एक चार्ज लगेगा। एंड इफ यू वांट टू डू द रियल प्रैक्टिस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू बाय ए टेस्ट डोमेन। ठीक है, तो आपको GoDaddy या HostGator, GoDaddy, ये बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आपको डोमेन मिल सकता है। ठीक है, आप चाहो तो एक फ्री डोमेन करके साइट है, शायद वो भी प्रोवाइड करती है, फ्री नोम करके एक, शायद फ्री नोम। मैं रिकमेंड नहीं करता, तो वो आप अपनी मतलब रिस्क पे लेना, अगर आप लेना चाहते हो तो। नहीं तो अदरवाइज आप GoDaddy या किसी भी कंपनी से एक स्मॉल डोमेन ले सकते हो, 300-400 रुपीज का शायद वो आएगा, आप उसके थ्रू इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इस साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको डोमेन मिल जाते हैं। तो जैसे आपको एक classic2.tk अगर आप देखते हो तो ये आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये मिल जाएगा। और जो रेगुलर डोमेन है वो आपको रेगुलर प्राइस पे मिलते हैं। जैसे अगर मैं .com लेना चाहता हूँ तो वो $8 का मिलेगा ये, लेकिन ये कुछ डोमेन ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं जो फ्री करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है freenom.com, अगर आप अपने रिस्क पे करो तो ले सकते हो, तो फ्री यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज आप GoDaddy या कोई भी साइट से एक डोमेन बाय कर लो, 300-400 रुपीज में आएगा, आपको रियल टेस्टिंग आप इसकी कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं राउट 50। ठीक है, तो राउट 53 का देखो एक प्राइमरी जो पर्पज है ना, वो सिर्फ एक पर्पज होता है। आपने DNS के बारे में सुना होगा। DNS जो सर्विसेज होती हैं, डोमेन नेम सर्विसेज, मतलब आपका जो डोमेन है, आप कोई भी डोमेन, अगर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है या आपकी कंपनी का कोई भी डोमेन है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए हम राउट 53 सर्विस को यहाँ पे यूज करते हैं। और कंपनीज में अगर नॉर्मली हम देखते थे तो एक DNS सर्वर होता था, और उस DNS सर्वर्स के थ्रू हम अपने सर्वर्स को मैनेज करते थे, या सर्वर किस IP पे फॉरवर्ड होगा उसको मैनेज करते हैं। राइट, हर सर्वर का एक IP होता है, और अगर आप कुछ कस्टमाइज URL बना सकते हो तो आप कस्टमाइज DNS लिंक पे अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हो, या कोई उस सर्वर पे कोई वेबसाइट रन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमें एक DNS सेटअप करने की जरूरत पड़ती थी, जिसके थ्रू हम सेटअप करते थे, जैसे www.yahoo.com, और वो किस सर्वर पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, या तो किसी सर्वर IP पे फॉरवर्ड होगी, या वो किसी लोड बैलेंसर पर फॉरवर्ड होगी। ऐसे ही होता है ना, इस तरीके की चीजें हम DNS के थ्रू करते थे। ठीक है, तो ये सेम चीज यहाँ पे रिप्लेस हो गई है राउट 53 से। और अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें तो इसका डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। हम्म,
Amazon Route 53 is a highly available and scalable cloud domain name system web service. ठीक है? It is designed to give developers and business an extremely reliable and cost-effective way to route end users to internet applications by translating their names like www.example.com into the numeric IP address like this that compute used to connect each other. Amazon Route 53 is compliant with IPv6 as well. ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन अगर आप देखोगे इसका यही है कि आपका डोमेन नेम है और उसको किसी आईपी के साथ में अटैच कर देना. ठीक है, जैसे S3 बकेट में आप सिर्फ मेन फंक्शन अपलोडिंग और डाउनलोडिंग है, वैसे ही यहाँ पर भी सिर्फ सर्वर नेम से आईपी पे मैपिंग है. ठीक है, अब उसके साथ में बाकी सारे जो है वो फीचर्स आते हैं. Amazon Route 53 is effectively connects your user request to infrastructure in AWS. तो सिर्फ आईपी के साथ ही नहीं, जो आपके AWS में और चीजें सेटअप है लाइक लोड बैलेंसर हो गया, इलास्टिक बीन स्टॉक हो गया, ठीक है, क्लाउड फ्रंट हो गया. S3 बकेट में आपने देखा था, S3 बकेट में हम लोग वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं. तो S3 बकेट का एक लॉन्ग URL आ जाता है ना, तो जो एंड पॉइंट आता है आप उस एंड पॉइंट को भी अपने डोमेन के साथ लिंक कर सकते हैं. तो यू कैन लिंक योर AWS resources as well via Route 53. So such as Amazon EC2 instances, Elastic Load Balancer, Amazon S3 bucket endpoint, ठीक है, and you can also be used to route users to infra outside of AWS. अच्छा, outside भी कर सकते हो. ये तो हो गया AWS के resources, and you can also map it with your external resources. तो आपने सिर्फ Route 53 सर्विस यूज किया और आपके पास एक ऑन प्रिम सर्वर है, ऑन प्रीमाइज सर्वर है, फिजिकल बॉक्स है या वर्चुअल बॉक्स है, व्हाटएवर इट इज, और उसके पास एक स्टैटिक आईपी है. तो आप चाहो तो आपकी रिक्वेस्ट को उस एक्सटर्नल आईपी पे भी फॉरवर्ड कर सकते. तो ये फीचर भी वो प्रोवाइड करता है. You can use Amazon Route 53 to configure DNS health check, then continuously monitor your application availability to recover from failure and control application. ठीक है, so you can set up DNS health check as well. भाई मेरा डोमेन तो फेल नहीं हो रहा है, अगर कहीं पर वो फेल है तो इट विल सेंड यू नोटिफिकेशन एज वेल. ठीक है, एंड यू कैन सेट अप सम एक्शन एज वेल. ठीक है गाइस, सो ये सब कुछ है. इसके बाद इसमें कुछ और भी है. Amazon Route 53 traffic flows make it easy for you to manage traffic globally through a variety of routing policy, which is like latency based, GeoDNS, geo proximity, and weighted round robin. Okay, so there are different kind of policies which you can use, जो आपको आपका ट्रैफिक फ्लो किस तरीके से जाना है. तो आई थिंक लास्ट एक सेशन में डिस्कशन किया था हमने कि हमारा ट्रैफिक जो जाता है, अगर हम कुछ ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड करना चाहते हैं और कुछ ट्रैफिक हम दूसरे सेक्शन में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो कैन वी डू दैट. तो हम डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, बेनिफिट हाईली अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल एंड फास्ट. बोला जाता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट सॉल्यूशन है. तो काफी इसके इस तरीके के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो क्लाउड के फीचर्स हैं वो आपको मिल ही जाते हैं. ठीक है जी. सो व्हेन यू फर्स्ट टाइम लॉग इन, तो आप सर्विसेज में जाओगे एंड राउट 53 सर्च करोगे तो यू कैन फाइंड इट, और मे बी यू कैन फाइंड इट इनटू नेटवर्क सेक्शन. यहाँ पे आपको नेटवर्क सेक्शन में मिल जाना चाहिए. ये रहा, नेटवर्किंग में है, अंडर नेटवर्किंग आपको राउट 53 मिल जाएगा और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा. ठीक है,
ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग है और डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो राउट 53 फर्स्ट थिंग जो है आपका डीएनएस मैनेजमेंट करता है, सेकंड थिंग करता है आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन। आप चाहो तो यहाँ पे डोमेन भी बाय कर सकते हो, तो आपको GoDaddy या किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी चाहो तो डायरेक्टली डोमेन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है और रजिस्टर डोमेन पर क्लिक करना है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन रजिस्टर डोमेन, सिंपल यहाँ से आप डोमेन सर्च करोगे। ठीक है, तो भी आप डोमेन सर्च करना चाहते हो, ये आपका सब डोमेन जो भी सर्च करना चाहते हो, ठीक है, वो मिल जाएगा। और चेक करोगे तो आपको ऑप्शन बता देगा क्या क्या अवेलेबल है। तो क्लासिक टूर अवेलेबल नहीं है, बट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो भी आपको बता देगा, और उसकी जो कॉस्टिंग अवेलेबल है वो भी बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब कॉस्टिंग तो नॉर्मली इसकी लगी है S3 की, मतलब इसकी R3 की हाँ, ये तो कॉस्टिंग है, ये तो डोमेन है ना, डोमेन है तो डोमेन की तो डोमेन की लगी है। ओके। कॉस्टिंग है इसमें। ठीक है, ये 1 ईयर का प्राइस है सिंपली। तो जैसे आपने AWS में करते हो, सॉरी अमेजोन से शॉपिंग करते हो ना, तो वहां पे ऐड टू कार्ट करते हो, सेम वे में यहाँ पे भी आप ऐड टू कार्ट करोगे, आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और उसका आप प्राइस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। मतलब आपके तो मंथली बिलिंग में ऐड हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मंथली बिलिंग में आपका वो प्राइस कट के डोमेन आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से लेने का क्या फायदा है कि आपका एक अननेसेसरी जो एक एक्स्ट्रा लूप बना हुआ है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी अगर सपोज करो आपने GoDaddy से लिया डोमेन, ठीक है, आपने लिया GoDaddy से एक डोमेन लिया classic2.com, ठीक है। जब आपने इंटरनेट पे सर्च किया classic2.com, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इसका डोमेन रजिस्ट्रार कौन है। तो डोमेन रजिस्ट्रार कौन है, डोमेन रजिस्ट्रार हमारे केस में कौन है, GoDaddy, ठीक है, क्योंकि मैंने GoDaddy से बाई किया। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी GoDaddy के पास, और GoDaddy देखेगा, GoDaddy के पास अपने कस्टमाइज DNS सर्वर्स है। ठीक है, तो DNS सर्विस जो करती है, बेसिकली क्या करती है, DNS सर्विस आपका नेम लुकअप करती है। तो अब क्या करेगा, डोमेन सर्वर है, DNS सर्वर GoDaddy के पास भी है, तो GoDaddy अपने DNS सर्वर को चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस IP पे जानी चाहिए। ठीक है, तो GoDaddy ने अपने डोमेन सर्वर चेक किए, उसने देखा आपके पास GoDaddy के पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन क्या क्या होते हैं, एक तो ऑप्शन है कि आप GoDaddy के यहाँ ये सर्विस मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो देखेगा इसका DNS सर्वर कौन मैनेज कर रहा है। तो उसने देखा GoDaddy के जो हमारे DNS सर्वर है वही मैनेज कर रहे हैं, तो वो खुद के रिकॉर्ड चेक करेगा। ठीक है, अगर आपने AWS पे सर्वर बनाया हुआ है और आप चाहते हो कि मैं AWS की राउट 53 सर्विस यूज करूं, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज DNS का ऑप्शन होता है, कस्टमाइज DNS का ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा कस्टमाइज DNS पे। ठीक है, और कस्टमाइज DNS में जाके किसके नेम सर्वर डालने पड़ेंगे, अमेजोन के नेम सर्वर डालने पड़ेंगे। अमेजोन के जो DNS नेम सर्वर्स हैं वो आपको यहाँ ये पे, एक्टिविटी हमें GoDaddy पोर्टल पे करनी होगी या AWS पोर्टल पे करनी होगी? आप बताओ कोई गेस। आई गेस ये GoDaddy के पोर्टल पे करनी होगी। ये सारी चीजें हमें GoDaddy के पोर्टल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ये इस केस में होगा अगर मैंने डोमेन GoDaddy से रजिस्टर कराया तो, करेक्ट? GoDaddy से या जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने कराया, हाँ बिल्कुल वहां पर हाँ। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी वहां पर है ना। क्योंकि क्लासिक टूर जब ओपन हो रहा है तो सबसे पहले वो अमेजोन को तो जानता नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, GoDaddy के पास, और GoDaddy पोर्टल पे ही आपको जाके चेंज करना। अब आपने क्या किया, GoDaddy के पोर्टल पे गए, आपने एक कस्टमाइज DNS डाला, उसमें आपने किसकी एंट्री डाल दी, Amazon DNS के पास। ठीक है,
तो अब वो देखेगा भाई मैं मैनेज नहीं कर रहा, ठीक है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, Amazon मैनेज कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, क्विक क्विक क्विक। अमेजोन पे करेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है, ये क्लासिक Amazon वाला जो आप कह रहे हो, हम्म। ये तो हम अमेजोन से ही कर रहे हैं ना, मतलब रिक्वेस्ट हमने अमेजोन से रेज की थी ना। नहीं, ये वाली रिक्वेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कैसे कर रहा हूँ आपका, अगर आपने GoDaddy से बाई किया, आपने यहाँ से बाई नहीं किया, तब की बात। अच्छा, ठीक है, हाँ। वो Amazon पे फॉरवर्ड कर देगा। अब Amazon क्या करेगा, Amazon के पास अब रिक्वेस्ट आ गई आपके AWS पर, ठीक है, अब यहाँ से मैपिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से देखेगा कि कोई सर्वर के साथ IP अटैच है या नहीं है, अगर वो होगा तो करेगा, नहीं होगा तो फेल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद वो कौन देखेगा, यहाँ पे ना होस्टेड जोन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, होस्टेड जोन। तो होस्टेड जोन इज नथिंग, नाम से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो डोमेन का नाम होगा क्लासिक टूर.com, ठीक है, और इसके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। सारे रिकॉर्ड्स कैसे, ए रिकॉर्ड जो आप बनाते हो ना, वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ तक गाइस एनीबडी हैव एनी इशू मुझे बता दो, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो फिर आगे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे प्रोसीड करूँ, कोई डाउट है किसी को भी पूछो। भूपिंदर को समझ में आ गया, तो अब आप लोग बताओ बाकी लोग। क्वेश्चन classic2.com जो भूपिंदर अभी पूछा ना, classic2.com ये तो मेरा डोमेन है, करेक्ट? AWS का अपना डोमेन है classic2.com, तो नहीं नहीं, Google AWS का कैसे अपना देख डोमेन नहीं नहीं सकता नहीं है, है, AWS का अपना AWS डोमेन नहीं, इट इज ए फ्री डोमेन, ये AWS पर नहीं है। ये आपने, मैं एग्जांपल केस ले रहा हूँ इसमें कि ये ओके, सपोज ठीक है ठीक है, भाई, ठीक है। समझ गया। एक्चुअली वो क्लास हम एक्चुअली जो DNS रजिस्ट्रेशन हम जो कर रहे हैं मैप टू दी IP एड्रेस, वो हमारे AWS के अंदर हो रहा है, बट वो डोमेन हमने उससे खरीदा, हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है सारा कुछ। एग्जैक्टली डोमेन हम सर्विस AWS की यूज करना चाह रहे हैं, और डोमेन एक्चुअली हमने कहीं और से बाय किया, बिल्कुल। ओके ओके ओके। ठीक है, तो सुरेश इज देयर और नॉट, सुरेश, पवन, मोंटी, या Yes, yes. माई Yeah, got it, got it. प्रशांत भाई, okay. गुड है, वेरी गुड। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आई थिंक आई कैन शो यू सम एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन है, awslearning.in करके है, ठीक है। एक ही डोमेन हो गया, क्लाउड लर्निंग हो गया, ठीक है। तो ये दो डोमेन है, जैसे कि मैंने क्लाउड लर्निंग का डोमेन बाय किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, ये डोमेन मैंने GoDaddy से बाय किया है, राइट, आई नीड टू मैनेज दिस वन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस पर जब हम जाते हैं तो आपके पास मिल जाता है ऑप्शन मैनेज DNS का, ठीक है, एक आप लोग भी लोगे तो यहीं से मिलेगा, मैनेज DNS करोगे, वो क्या कह रहा है, देखो अपने रिकॉर्ड को शो नहीं कर पा रहा, वो आपको क्या कह रहा है, वो कहाँ पे, मैंने जिस कंपनी का, मैंने किसी और कंपनी का लिया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वहां के मैंने नेम सर्वर पुट कर दिए हैं, ठीक है, तो उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं मैनेज नहीं कर रहा इसको, इसको कौन मैनेज कर रहा है, ये वाले नेम सर्वर मैनेज कर रहा है। अब ये नेम सर्वर जिससे भी लिंक है, वहां पर वो रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में ये नेम सर्वर किससे रिप्लेस हो जाएंगे, AWS वाले नेम सर्वर से, ठीक है। AWS वाले नेम सर्वर डालोगे तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, इस राउट 53 पोर्टल पर आ जाएगी, ठीक है जी। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, डोमेन कैसे बाई करोगे और उसको कैसे परचेज करोगे, तो टास्क हमारा अच्छा, प्रशांत, अगर मैं GoDaddy से ना लेके AWS से अपना डोमेन रजिस्टर कराता हूँ, ठीक है, तो उस केस में अगर अभी मेरी सारी सर्विसेज जो है AWS पे है, इन फ्यूचर मेरे को लगता है AWS इज नॉट फिजिबल, मैं इसको गूगल पे लेके जाता हूँ अपनी सारी सर्विसेज को, तो उस केस में हाँ, अपना डोमेन भी, डोमेन रजिस्टर चेंज कर सकता हूँ या नहीं?
नहीं, डोमेन रजिस्टर तो जो एक बार हो गया वो हो गया। तो मतलब मेरे को अगर डोमेन में कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो मेरे को वापस AWS पे आना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। वो इस तरीके से है जैसे आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले लिया ना, अब मुझे जाना ही पड़ता है ना, चाहे मैं कुछ भी करूंगा GoDaddy पे मुझे जाना ही है। सेम केस में रजिस्ट्रार चेंज नहीं कर सकता। एंड रजिस्ट्रार पोर्टेबिलिटी है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, देखो, क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये आपको देखना पड़ता है। मतलब इसमें तो सच ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ये हमें स्विच करना ही पड़ता है। बट मे बी अभी नहीं है तो इन फ्यूचर अगर कोई पोर्टेबिलिटी कुछ ऑप्शन आता है तो वो एक अलग चीज है। बट बाय डिफॉल्ट आप रजिस्ट्रार चेंज नहीं कर सकते, वो जो बन गया वो बन गया। अच्छा, ये AWS से रिलेटेड नहीं, मतलब इसी टॉपिक पे हम्म, सपोज मैंने रजिस्टर नहीं की, मतलब आई मीन Route 53 DNS पे मेरा रिकॉर्ड है ही नहीं। वो जो है GoDaddy पे ही रखना चाह रहा हूँ, मतलब डोमेन खरीदा मैंने, यस 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 ये भी हाँ GoDaddy ही चले, तो उसका करेक्ट IP मैपिंग होता है, करेक्ट? वो जो करेक्ट। जो IP मैपिंग होता है, वो कहाँ पे कैसे होता है? वो GoDaddy यहाँ पे बनेगा। तो अगर Route 53 अभी में मैंने मैंने क्लोज नहीं किया ना, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप GoDaddy के यूज करो, GoDaddy नेम सर्वर यूज करोगे, है ना। जैसे ही आप ये GoDaddy नेम सर्वर यूज करोगे ना, तो आपके पास वो जो रिकॉर्ड है जो आप सर्वर IP और वो सब कह रहे हो ना, वो सारे रिकॉर्ड बनाने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, GoDaddy पर ही आ जाएगा। इन दैट केस GoDaddy ओके यूज ओके, करेगा आप। तो ये रिकॉर्ड वाला जो सेक्शन है वेरी ना, गुड, वेरी गुड। ये खाली नहीं रहेगा। तो मैं ओके, कोई वेरी पब्लिक गुड। आईपी तो बाई करना पड़ेगा ना इसके लिए? वन बाय वन। हाँ, शीनू कुछ कह रहे हो, एक एक मिनट देना भूपेंद्र। हम्म No, कह it's रहे not Bhupender. Sorry, it's not Vinu, it's Suresh only. So मेरा क्वेश्चन ये हाँ है सर। कि जो सेम सेम जो भूपेंद्र भी बोला कि जब बता दिया कि भाई GoDaddy वाला रिजॉल्व करेगा आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब abc.com में जब खरीद रहा हूँ GoDaddy से और उसने बोला DNS पे पड़ा हुआ है, बट उस abc.com को भी IP में रिजॉल्व होना है, करेक्ट? सो वो भी GoDaddy वाला देगा या फिर कैसे होगा? मतलब ये प्रोसेस कैसे रहेगा? GoDaddy यहीं पर ही मिलेगा ऑप्शन, यहीं मिलेगा। जैसे ही रजिस्टर कर दिया DNS नेम GoDaddy का यूज किया, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो भी aws.learning.com को जो IP मिलेगी वो ये भी बताएगा कि ये IP है, यूज दिस IP। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब IP आप बताओगे क्वेश्चन कि क्लियर? IP आप बताओगे कि किस IP पे आपको फॉरवर्ड करनी है रिक्वेस्ट, और वो IP आप बताओगे। अगर आपको किसी और सर्वर पे फॉरवर्ड करानी है ना रिक्वेस्ट, तो आप कराओगे। नहीं आप एक नहीं, एक, ये एक तो डोमेन यही लोगे ना, मुझे अरे GoDaddy का बहुत डोमेन सिंपल है चेंज मेरे। करना है। हाँ, मैं एक काम करना, एक डोमेन ले लेना, वो देखो अभी देखता हूँ शायद यहाँ पे दिख जाए। DNS में जाओगे, वही देखना मुझे, इसका IP DNS में देखना होगा। जाओगे तो हाँ, आपको मेल सर्विस आ गया ना एक्चुअली। एक मिनट दे दो बस। AWS ये आ गया ना भूपेंद्र तुम्हारा मैनेजर। क्वेश्चन भी यही है ना? हाँ, यही कि मतलब पब्लिक आईपी मेरे को अलग से बाई करना पड़ेगा आई गेस इसमें। नहीं पब्लिक IP, हाँ, वही हाँ वही पब्लिक तो IP आपको बाई करना पड़ेगा। मान लो आपका जैसे AWS का सर्वर है, AWS में तो पब्लिक IP फ्री मिलता है ना, समझ रहे हो। वो तो स्टैटिक हाँ, वहाँ मिलता तो है ना। AWS अगर मैं अगर वो सॉरी डायनेमिक मिलता है ना, अगर मैं स्टैटिक आईपी चाहता हूँ तो फिर तो बाई करना पड़ेगा मेरे को। अगर आपने सर्वर वहीं पे बना रखा है ना, अगर AWS में ही सर्वर बना रखा है, ठीक है, हम्म। उसके साथ इलास्टिक IP को यूज कर, और नहीं वो नहीं सर्वर। प्रशांत, हाँ प्रशांत वो जो एक्चुअली क्लाउड सर्विस जो भी आईपी देती है वो डायनेमिक आईपी देती है, मैं पब्लिक। और अगर मेरे को स्टैटिक चाहिए तो उसके लिए मेरे को बाई करना पड़ेगा वो। इलास्टिक बाई करना पड़ेगा ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, हाँ। इलास्टिक बाई करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इलास्टिक बाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जो इलास्टिक बाई करना होता है, तो अगर आपका सर्वर वहीं पे रनिंग है ना AWS के अंदर ही, तो AWS फ्री देता है। अगर आपका सर्वर चल रहा है वहां पे रनिंग है, या ये समझ सकते हो कि हाँ बाई करना पड़ेगा। बट वो होता क्या है कि अगर AWS का अगर सर्वर है आपका तो वो एक्चुअली फ्री है, अगर सर्वर रनिंग है तो।
तो इलास्टिक आईपी यूज कर सकते हो विदाउट एनी। नहीं, रनिंग तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे बाई चांस मैं कुछ टाइम के लिए, उसकी तो लीज होती है ना, एक लीज पर नहीं होता नहीं है ना आईपी तो। नहीं, आपको थोड़ा सा एक मिनट नहीं, उसका वो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, उसका एक हाँ, कंसेप्ट होता है, रिलीज नहीं करोगे तक आपके साथ रहता है वो। आप अगर रिलीज कर दोगे तो फिर वो वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा, until unless you are buying a static IP मैं वही from कह रहा हूँ, अगर मेरे को एक परमानेंट स्टैटिक आईपी चाहिए तो स्टैटिक पब्लिक आईपी के लिए तो मेरे को बाई करना पड़ेगा वो। देखो हाँ, बाय एक बार करना इधर पड़ेगा। देखो, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हम्म यस यस, ये जो पब्लिक आईपी है ये डायनामिक है, ठीक है, यही कह रहे हो, ये तो हम्म डायनामिक। एग्जैक्टली। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो क्या बाय करोगे, इलास्टिक आईपी लोगे यहाँ पे। इलास्टिक की बात हुई थी ना, जब हम परमानेंट लेते हैं तो यहाँ से जब एलोकेट करते ये भी हो ये तो मैं आपको ये मिल आईपी भी जाएगा, यहाँ पे और इसका दिखाएगा चार्ज, आपको। हाँ इसका चार्ज लगता है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, मैं वही बट कह रहा अगर हूँ ना, ये तो स्टैटिक आईपी, स्टैटिक कह लो, इलास्टिक आईपी कह लो, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं ना, तो ये तो मतलब चार्जेबल ही होता है, वो तो परचेज ही करना पड़ेगा मैं। अब सुन तो लो, ये चार्जेबल है, ठीक है, हम्म लेकिन अगर ये सर्वर जैसे मेरा अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है, हम्म और इसमें मैंने अगर अटैच कर दिया इसको, तो AWS इसका चार्ज नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। AWS चार्ज नहीं करेगा। हाँ अगर ये रनिंग है तो, ठीक है। अगर ये सर्वर स्टॉप है, अगर ये सर्वर हम्म स्टॉप है और चाहे ये इसके साथ अटैच भी है, लेकिन अगर ये रनिंग स्टॉप इस कंडीशन में है तो AWS इसका चार्ज करेगा, ठीक है। तो चार्जिंग में कंडीशन है कि ये सर्वर आपका रनिंग होना चाहिए, ठीक है, समझे मेरी बात को। नहीं, बात तो ठीक है, बट अगर मैं बाई चांस इसको एक लीज टाइम होता है ना मेरे ख्याल से, कितने आवर्स नहीं का नहीं होता है वो। नहीं, कोई लीज टाइम नहीं है। अगर आपने इसको नहीं, इलास्टिक, अगर मैं सर्वर स्टॉप करता हूँ तो एक स्टॉप करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने बाबा सर्वर स्टॉप आपने, अगर वो आपने पब्लिक आईपी लिया हुआ है, अगर आपने हाँ इलास्टिक आईपी लिया, मैं आपको करके दिखा दूँ, इलास्टिक आईपी ले लिया अगर आपने, ये जो आईपी है, ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये स्टैटिक आईपी है, ये जो आप कह रहे हो ना स्टैटिक आईपी, ये स्टैटिक हम्म आईपी। अब अगर मैंने इसको अटैच कर दिया इसके साथ में, ये ना मेरा सर्वर जो रनिंग है, ठीक है, इसके साथ में अटैच कर दिया इसको, हम्म ठीक है, तो अब इसका है 98.189, ठीक है। अब ये जो इसका आईपी हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा, 98.189 हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा आईपी है, ये आईपी है, अब आप इसको कोई लीज नहीं है इसमें, ये फिक्स है। ओके, अगर मैं इस सर्वर को 1 मंथ के लिए डाउन कर देता हूँ तो डीएलओ। तो जो इलास्टिक आईपी का चार्ज होगा वो लगेगा। अच्छा, वो लगेगा ना। हाँ, फिर वही भी चीज अब होगी ना कि मतलब। तो वो सही कह रहा हूँ, मतलब आप ये समझ सकते हो कि चार्जेबल है, ठीक है। हम्म। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि तब ये चार्जेबल, मैं इसको रिलीज कर दूं, ये नॉर्मली क्या होता है कि वो हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। तो गैस आज हमने जो है ना, आई थिंक हम लोग आ गए हैं, हाँ बोलो, एनीबॉडी वांट्स। प्रशांत, भूपेंद्र का क्वेश्चन यही कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्री आईपी तो कहीं भी वो रिलीज AWS नो हैज राइट टू टेक बैक, राइट? तो वही टाइप पे अपना साइट को इश्यू आता ना, इसलिए इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू बाय अ स्टैटिक आईपी which is dedicated to our servers, like that Bhupendra is asking. Bhupendra is a traffic राइट admin, राइट right? राइट, करेक्ट। नहीं यही है उनका पर्पस, यही है एक्चुअली, करेक्ट, यू आर राइट, कि आपको जो स्टैटिक आईपी है उसका कॉस्टिंग तो लगता है, वो आपको लेना पड़ता है, बिल्कुल सही, क्लियर गाइस। तो देखो अभी हम लोग राउट 53 पर आ गए हैं, ठीक है। आज आपने डोमेन रजिस्टर बाई करना भी कर लिया है, राइट, एंड कल हम देखेंगे कि कैसे इसकी होस्टिंग करते हैं, राइट। और तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया ये वाला, यहाँ तक हम क्लियर है। तो हम कल देखेंगे एक्चुअली हम क्लासिक टूर को अगर हम AWS पे मैनेज करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर किसी सर्वर के साथ अटैच करना है या लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना है, या नंबर ऑफ थिंग्स हैं विच वी कैन डू, तो वो कल हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।
Good for wrap up or any query? No, I think it's okay for me. All good. All good. Okay. If all are good, so let's wrap up for today and we'll continue tomorrow. Okay, bye bye. Take care. But Bye bye. Bye.